नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में आज हम स्वास्थ्य टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है जो 2-3 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। इस तरह आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास कंप्लीट फ्री अवेलेबल है यूट्यूब में। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ पीडीएफ पेड है, जो कि एप्लीकेशन मिलेगा। सिर्फ 199 रुपये में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो वीडियो देख के नोट्स बनाइए, या पीडीएफ लेना चाहो तो 199 रुपये में एप्लीकेशन में जाके आप ले सकते हैं। दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं। इंस्टाग्राम पे आपको डेली क्विक फैक्ट शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं। तो आप इंस्टाग्राम में जाइए, अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करिए और यहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पर ही आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक है हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य। अब सबसे पहले हम मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हमेशा की तरह एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। मुख्य बिंदु में पहला प्रसव है संस्थागत प्रसव के बारे में। तो संस्थागत प्रसव मतलब जैसे हॉस्पिटल में प्रसव को प्रोत्साहित करना, ना कि घर में प्रसव। तो संस्थागत प्रसव की जो दर है वो 14.3 थी, जो बढ़कर वर्तमान में 70.2% 70.2% हो गई है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में प्रति 1000 जन्म पर 77 थी। 1000 बच्चों में 77 बच्चों का डेथ हो जाता था। तो ये है मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। लेकिन ये 2001 की बात थी, है ना। लेकिन 2018 की स्थिति में, तो वर्तमान में ये डेटा आप याद रखना, घट कर प्रति 1000 में 41 हो गया। ये परसेंटेज नहीं है, ये 41% नहीं है, प्रति 1000 में, 1000 में से 41, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर है वर्तमान में 1000 में 41। राज्य में कुल 27 जिला, 6 नियंत्रण केंद्र, 155 टीबी यूनिट तथा 852 डेजिग्नेशन माइक्रोस्कोपिक सेंटर द्वारा टीबी का उपचार एवं निदान निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब ये कुछ ऐसे डेटा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जल्दी से मैं आप इसको पढ़ के बता देता हूँ, है ना। अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दृष्टिहीनता को घटाकर वर्ष 2020 तक 0.3% करना है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 431 करोड़ की राशि से 4.29 लाख से अधिक क्लेम किए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 52,474 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019 में 291 महिला समूहों को ऋण प्रदान किया गया है। ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 19,698 ग्रामों के 74,929 बसाहटों में 2,80,096 हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में 3,785 नल जल प्रदाय योजना एवं 2,703 स्थल जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार मैंने आपको पढ़ा दिया जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य। तो सबसे पहला टॉपिक है मातृ स्वास्थ्य। मातृ मृत्यु दर 2001-3 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर भारत में 301 एवं छत्तीसगढ़ में 389 थी, जो 2001-3 की बात है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ये घट कर वर्तमान में भारत का जो डेटा है 1 लाख में 113 और छत्तीसगढ़ में 159 हो गया है ना। तो ये आपको याद रखना है। 2030 में इसी डेटा को, मातृ मृत्यु दर को 100 से कम करने का लक्ष्य है। ये जो 159 है, इसको 100 से कम करने का लक्ष्य है 2030 का। तो इस ग्राफ को आप देखेंगे, मातृ मृत्यु दर को आप समझना है ना। प्रति 1 लाख में, 1000 नहीं, ये 1 लाख में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2018 का डेटा। तो ये जो रेड वाला दिख रहा है वो भारत का है, और ये ब्लू वाला दिख रहा है वो छत्तीसगढ़ का है। तो 2016 से 18 का जो सर्वे हो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 159 है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृ मृत्यु दर 159 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर, ठीक है, 159।
इसके अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य संस्थाएं लिखा हुआ है कि कितना जिला चिकित्सालय है, कितना सिविल अस्पताल है। अब ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, टेबल में आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना। इसको स्किप करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है जननी सुरक्षा योजना या जननी शिशु सुरक्षा योजना के नाम से भी इसको जानते हैं हम। इसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक्चुअल में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये योजना क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो यह सुरक्षित मातृत्व एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि करने की योजना है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना लाया गया। इसके अंतर्गत घर प्रसव होने पर एवं प्रसूता को संस्थागत या घर में प्रसव होने पर प्रसूता को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब ये जो प्रोत्साहन राशि है ग्रामीण क्षेत्र में अलग है, शहरी क्षेत्र में अलग है, शासकीय अस्पताल में अलग है और आपका जैसे घर में प्रसव होता है तो उसका अलग है। तो ये चीज़ थोड़ा कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पात्रता में यहाँ पे आप देखेंगे प्रोत्साहन राशि, इस टेबल में इधर देखेंगे कितना पैसा मिलता है। शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर सभी गर्भवती को, यहाँ पे जो दो चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आप ध्यान देखें। शासकीय में सभी गर्भवती महिला को पैसा मिलेगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगा। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो राशि 1400 रुपये, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये। ठीक है, सेम चीज़ ये शासकीय अस्पताल में जो सेम चीज़ है वो मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में भी सेम चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि शासकीय में सबको मिलेगा ये लाभ, तो निजी अस्पताल में बीपीएल को ही लाभ मिलेगा, बीपीएल गर्भवती महिला को लाभ मिलेगा। ये जो प्रोत्साहन राशि वो सेम है, ग्रामीण क्षेत्र में 1400 और शहरी क्षेत्र में 1000। अब डिफरेंट क्या इसमें अलग क्या है, जैसे शासकीय में सबको मिलेगा तो निजी में सिर्फ बीपीएल परिवार के लोगों को मिलेगा। राशि सेम है, ग्रामीण क्षेत्र में 1400, शहरी क्षेत्र में 1000। अब तीसरा जो है वो क्या चीज़ है, अगर घर में प्रसव होता है तो घर में प्रसव होने पर भी बीपीएल को मिलेगा, बीपीएल ग्रामीण एवं शहरी दोनों को 500 रुपये प्रोत्साहन राशि। ठीक है, तो ये जो प्रोत्साहन राशि उसको आप याद रखिएगा। जननी सुरक्षा के अंतर्गत 2019-20 में 3.39 लाख तथा 2020-21 के माह में सितंबर तक 1.53 लाख हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला। अगला है जन्म सहयोगी कार्यक्रम। राज्य शासन द्वारा 26 जनवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय केंद्रों में इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य हम देखते हैं, जन्म सहयोगी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, शुरू कब किया गया, 2016 में। उद्देश्य में आपको याद रखना है गंभीर प्रसव प्रकरणों में कमी, जो एकदम क्रिटिकल केस हो जाता है उसमें हम कमी करेंगे, ये इसका उद्देश्य है। मातृ शिशु मृत्यु में कमी लाना, प्रसव के अवधि के दौरान बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराना, ये जन्म सहयोगी कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो कि कब शुरू किया गया, 26 जनवरी 2016 में। फिर अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। कब प्रारंभ किया गया, 9 मई, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 9 मई 2016। उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व गुणवत्तापूर्ण जांच एवं प्रकरणों की, यहाँ पे प्रकरणों की समय से पहले पहचान करना है ना, यहाँ पे जटिल है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जटिल प्रकरणों की समय से पहले पहचान करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर अगला है 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य सुविधाएं। प्रदेश में 24 घंटे आवश्यक प्रसूति सुविधाओं की उपलब्ध कराने के लिए इस उद्देश्य से 481 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया। बस इसमें ये पॉइंट याद रखना, इन केंद्रों में राज्य बजट एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। फिर अगला है शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका उद्देश्य शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाना है। छत्तीसगढ़ के प्रयासों से शिशु मृत्यु दर में कमी आया है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 थी, जो वर्ष 2018 की स्थिति में घटकर 41 हो गई। इसको हम मुख्य पॉइंट में ही पढ़ लिए थे और 2030 तक इसे 15 करने का लक्ष्य है। ये लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2018 में मतलब वर्तमान स्थिति में शिशु मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में कितना है, 41 कितने में, प्रति 1000 में, और 2030 तक क्या लक्ष्य है, इसको 15 करने का लक्ष्य है। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है भारत का शिशु मृत्यु दर 32 और छत्तीसगढ़ का 41 है वर्तमान में।
अगला है पोषण पुनर्वास केंद्र। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से 79 पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित है। इससे अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक कुल 15,809 बच्चों को उपचारित किया गया। अगला टॉपिक है टीकाकरण। संपूर्ण टीकाकरण की दर 48.7% से बढ़कर वर्तमान में 76.4% तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है ना, तो कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में देखते हैं क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कुष्ठ रोग पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश में कुष्ठ प्रभाव दर जो था वो 8.2 प्रति 10,000 में से 8.2 था, जो कि वर्तमान में 1.54 प्रति 10,000 है। तो ये डेटा थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, 1.54। रोग प्रभाव दर में सिर्फ ये चीज़ आपको याद रखना है, 1.54। बाकी ये सारी चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये तो 1.54 है, वो कितने में है? प्रति 10,000 में। फिर अगला है मलेरिया उन्मूलन। मलेरिया उन्मूलन में आपको क्या याद रखना है? राज्य के बस्तर संभाग में मलेरिया हेतु अति संवेदनशील क्षेत्र है बस्तर संभाग, तो यहाँ पे मलेरिया उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना इसमें। फिर अगला है फाइलेरिया उन्मूलन। राज्य के कुल 17 फाइलेरिया संवेदनशील क्षेत्रों में इसे चलाया जा रहा है। इसमें भी कुछ खास बात नहीं है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है टीबी नोटिफिकेशन। निजी केमिस्टों द्वारा टीबी नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है। ठीक है, निजी केमिस्टों के द्वारा टीबी नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ प्राप्त कर रहा है और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण केंद्र। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम डॉट्स रणनीति के साथ वर्ष 1997 में 1997 में इसे प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो टीबी रोग से लोगों को मुक्ति देना, टीबी मुक्त प्रदेश बनाना इसका मेन उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम 15 अगस्त 2002 से 4 जिलों में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं राजनांदगांव में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 2004 में समस्त जिलों में प्रारंभ किया गया। तो इसका बस उद्देश्य याद रख लेना। पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी को दूर करना, मतलब टीबी मुक्त प्रदेश, और छत्तीसगढ़ में 2004 से सभी जिलों में लागू है। फिर अगला टॉपिक है क्षय पोषण योजना। राज्य के समस्त जिलों में पंजीकृत समस्त टीबी मरीजों को क्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह अवेलेबल करवाया जाता है ना, 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है क्षय पोषण योजना के तहत। कुछ विशेष कार्यक्रम देखते हैं। दिनांक 25 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष नेत्रदान पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। ये डेट याद रखना, एक बार पूछा गया था। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हर साल नेत्र पखवाड़ा राज्य में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को, कब? अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को विश्व ग्लाकोमा दिवस मनाया जाता है। कभी कभी पूछा जा सकता है। फिर अगला योजना है एम्बेसडर फॉर आई केयर। ये किस लिए है? दृष्टि कम होने पर नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा चश्मा प्रदाय किया जाता है इसके तहत। फिर अगला है कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर। जो मैं बता रहा हूँ, जिस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत सारी ऐसी बात है जो योजनाओं के बारे में लिखी तो गई है लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो डिटेल से इसको पढ़ सकते हो, लेकिन जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं स्पेशली बता रहा हूँ, उतना तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर प्रत्येक ग्राम में घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति का नेत्र परीक्षण इस कार्यक्रम के तहत किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। इन केस आ गया तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज में रहना चाहिए कि किससे संबंधित है ये योजना। फिर अगला है बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह। राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बाल दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में दिनांक 14 से 20 नवंबर तक बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो बस ये डेट याद रखना, 14 से 20 नवंबर तक बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह का आयोजन होता है। फिर अगला है चिकित्सा शिक्षा। विगत वर्षों में 4 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए।
अब 4 नए मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ प्रारंभ हुए? 2006 में बस्तर के जगदलपुर में, 2003 में रायगढ़ में, 2014 में राजनांदगांव में और फिर 2016 में सरगुजा में। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो संख्या है वो 6 हो गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है और यही चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कभी कभी ऐसे कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या है, कितने मेडिकल कॉलेज की संख्या है। तो अब वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज की संख्या है, टोटल जो मेडिकल कॉलेज है छत्तीसगढ़ में वो कितना है? वो अभी वर्तमान में 6 है। अगला है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए ये योजना लाया गया है। ठीक है, दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए इस योजना को लाया गया। जनवरी 2020 से मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना प्रारंभ किया गया है। ये डेट याद रख लेना, कब से प्रारंभ किया गया है? जनवरी 2020 से ये संचालित हैं। इसके तहत जो दुर्लभ बीमारी के पात्र होते हैं उनको क्या लाभ मिलता है? अधिकतम 20 लाख रुपए तक इलाज के लिए ये राशि मिलता है और छत्तीसगढ़ इतना ज़्यादा रकम देने वाला, ऐसा करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों को इलाज हेतु प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है? ये कब आया? 2020 में आया। कितना राशि मिलता है? 20 लाख तक राशि मिल जाता है। क्यों मिलता है? दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए मिलता है। और इसमें विशेष पॉइंट क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय नीति और माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को ध्यान में रखते हुए परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्वास्थ्य परिचर्चा योजना समस्त 27 जिलों में प्रारंभ किया है। अब यहाँ पे ऐसा लिख दिया जाता है समस्त 27 जिले, ये अभी तक अपडेट नहीं करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 28 जिला है ना, तो इसको कम से कम थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इकोनॉमिक्स में तो कम से कम सही लिखी हैं चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। संजीवनी एक्सप्रेस सेवा। अब यहाँ पे आपको ये जो 108 है ये याद रखना है। जो भी नंबर मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या नंबर आपको याद रखना है वो चीज़ आपको ध्यान में देना है। संजीवनी एक्सप्रेस सेवा 108 संजीवनी एम्बुलेंस सेवा द्वारा आकस्मिक दुर्घटना और गंभीर बीमारी के दौरान पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए ये नंबर है, टोल फ्री नंबर 108। इसका नाम है योजना का संजीवनी एक्सप्रेस। अब ये आप सबको पता ही होगा कि कोई भी जैसे एक्सीडेंट हो गया, आपातकालीन किसी को ज़रूरत है इलाज की, तो एम्बुलेंस में हम 108 में कॉल करते हैं, वो आते हैं और एम्बुलेंस से मरीज को लेकर जाते हैं। तो ये सबको पता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है शुरू कब हुआ? तो संजीवनी एक्सप्रेस 2001 से प्रारंभ है। अब आगे लिखा हुआ कि कितने संजीवनी एक्सप्रेस हैं, कितने इसके अंदर वाहन चल रहा है, तो ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है? टोल फ्री नंबर है 108 और 2011 से प्रारंभ किया गया है और इसका नाम है संजीवनी एक्सप्रेस। फिर अगला है महतारी एक्सप्रेस। तो इसमें भी आपको क्या नाम रखना है, क्या क्या याद रखना है? एक तो 102 याद रखना है, टोल फ्री नंबर 102 जो कि नाम कहलाता है इसका महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा। 24 घंटे ये इसके माध्यम से सेवा दी जा रही है और ये 2013 से प्रारंभ है। ठीक है, संजीवनी पहले है 2011, 2 साल बाद 113 2013 आपको याद रखना है, 102 महतारी एक्सप्रेस। ठीक है, इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर आधारित आरोग्य परामर्श सेवा भी राज्य में संचालित है। तो थोड़ा सा इसको ऐसा लिख लीजिएगा कि 108 जो है वो संजीवनी एक्सप्रेस है, 102 है वो महतारी एम्बुलेंस एक्सप्रेस एम्बुलेंस है ना, एक्सप्रेस एम्बुलेंस है, और 104 जो है वो स्वास्थ्य परामर्श के लिए आप यहाँ पे आरोग्य परामर्श सेवा ले सकते हैं। तो 108, 102 और 104 आपको याद रखना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, संजीवनी एक्सप्रेस और महतारी एक्सप्रेस, इन दोनों का टोल फ्री नंबर याद रखिएगा। तो अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। योजना अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में योजना
के निर्धारित पैकेज अंतर्गत भर्ती होने की दशा में अंत्योदय व प्राथमिकता के राशन कार्डधारी परिवारों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना में निर्धारित वंचित श्रेणी के जो पात्र होते हैं, अब इसमें क्या याद रखना है, अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी को लाभ मिलता है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत। क्या लाभ मिलता है? प्रति वर्ष 5 लाख तक नगद उपचार सुविधा उपलब्ध है। संजीवनी योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 5 लाख तक नगद उपचार कर सकते हैं अगर आप अंत्योदय या प्राथमिकता राशन कार्डधारी हैं तो। इसके अलावा जो शेष व्यक्ति हैं, शेष सभी प्रकार या अन्य राशन कार्डधारी जो हैं, उनको 50,000 तक के नगद राशि उपचार सुविधा उपलब्ध है। इस योजना का नाम है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। जैसे स्मार्ट कार्ड चलता था पहले, उसी तरह है। अब स्मार्ट कार्ड तो बंद हो गया, तो ये नया है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ये जो सुपोषण है, इसी से आप कुपोषण याद रखना। सुपोषण कुपोषण मिलता जुलता है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये कुपोषण से संबंधित है। बच्चों एवं महिलाओं को सुपोषित करने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया। कुपोषण को दूर करने के लिए ये योजना लाया गया। डेट याद रखना, 2019 में ये आया। 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ किया गया। योजना का उद्देश्य हम देख लेते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण एनीमिया मुक्त करना है और 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना। साथ ही वर्तमान में संचालित योजनाओं में कमी की पहचान करने और संचालित योजना में एवं कार्यक्रम में अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अब इसमें इतना डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या याद रखेंगे? 2 अक्टूबर 2019 को आया। कुपोषण दूर करने से संबंधित योजना है और 6 वर्ष से कम आयु के वर्ष के बच्चों को क्या किया जाता है, कुपोषण एनीमिया से मुक्त करने का ध्यान दिया जाता है इसमें। और 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं को एनीमिया मुक्त करना इसका लक्ष्य है। अगला है समेकित बाल विकास सेवा योजना। भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर स्तर में कमी लाने के लिए इस योजना को लाया गया। 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया था, तब से ये चल रहा है। अगला है आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड। ग्रामीण एवं शहरी परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्र, तो कितना कितना ये हम देख लेते हैं और इसका मापदंड कैसा है ये हम देख लेते हैं। 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र प्रस्तावित रहता है और 800 से 1600 जनसंख्या पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र, 1600 से 2400 जनसंख्या पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का जो देखते हैं कि क्या कैटेगरी रहता है। 150 से 400 जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। और आदिवासी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र का क्या कैटेगरी रहता है। 300 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का आदिवासी जनसंख्या में क्या रहता है, 150 से 300 जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। फिर अगला जो योजना है वो है संस्कार अभियान। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदाय हेतु, ठीक है, संस्कार में क्या है, प्रारंभिक देखभाल करना, बाल्यावस्था में शिक्षा देना, ये एक अभियान है जिसका नाम है संस्कार अभियान। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसे लाया गया है। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन। मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन जो है वो यहाँ पे लिखा है कि 10 नवंबर 2017 से इसका शुभारंभ हुआ। कुपोषण के स्तर में तीव्र गति से कमी लाने के उद्देश्य से कुपोषण मुक्ति हेतु इसे किया जा रहा है। अगला है वजन त्यौहार। कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाने के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों का डेटाबेस तैयार करना इसका उद्देश्य है। वर्ष 2012 से इसको आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो जो वजन त्यौहार है 2012 से प्रतिवर्ष हो रहा है। क्यों होता है? कुपोषण मुक्ति हेतु कोई भी कुपोषण मुक्ति हेतु क्या है, कोई ठोस कदम उठा सके, ध्यान दे सकें चीज़ों में, इसलिए किया जाता है, ठीक है।
फिर अगला है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण की सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना प्रस्तावित है, चल रहा है जो कि। फिर अगला है किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित सबला योजना एवं किशोरी शक्ति योजना को भारत शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना से प्रतिस्थापित किया गया। तो मतलब आपको ये याद रखना कि सबला योजना और किशोरी शक्ति योजना, इन दोनों को हटाकर किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, एक नया योजना लाया गया। इस योजना के तहत 11 से 14 आयु वर्ष की शाला त्यागी बालिकाओं को पोषण आहार एवं गैर पोषण आहार सेवाओं से संबंधित लाभान्वित किया जा रहा है। फिर अगला है सुचिता योजना। सुचिता योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री द्वारा इसे 24 जनवरी 2017 को बालिका दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। सुचिता योजना का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ अंचलों की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सैनिटरी नैपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना, सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना जो है सुचिता योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका उद्देश्य। फिर अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। माँ एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए इस योजना को लाया गया है ताकि उनको अच्छा पोषण दिया जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लाया गया और 1 जनवरी 2017 से ये पूरे देश में लागू है। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। तो टोटल क्या लाभ मिलता है, बस ये याद रखना, 5,000 रुपये की सहायता राशि मिलता है। 3 किस्त में अलग अलग मिलता है, जैसे पंजीयन करने पर 1,000 रुपये मिलता है, फिर 6 माह में कम से कम एक बार स्वास्थ्य चेकअप कराने पर 2,000 रुपये और बच्चे का जन्म होने पर फिर से 2,000 रुपये। इस तरह से टोटल 5,000 रुपये मिलता है। अगला है नोनी सुरक्षा योजना। जनगणना वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ के बाल लिंगानुपात जो कि 1,000 में से 975 था, जो कि जनगणना 2011 जब और हुआ तो इससे भी कम हो गया, 969 हो गया। तो ये जो घटते लिंगानुपात है इसको देखकर नोनी सुरक्षा योजना लाया गया ताकि बाल लिंगानुपात में कमी हम कर सकें और भ्रूण हत्या को रोका जा सके, इसलिए नोनी सुरक्षा योजना लाया गया। कब से लागू हुई है? 1/4/2014 से ये लागू है। इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। बालिका भ्रूण हत्या पर रोकथाम करना इसका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। अधिकतम 2 बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका 18 वर्ष तक विवाह न होने पर कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जाएगी। ठीक है, 18 वर्ष तक विवाह न होने पर और 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जाती है नोनी सुरक्षा योजना के तहत। फिर अगला योजना है सखी वन स्टॉप योजना। घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी रूप से पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को आवश्यकतानुसार सुविधा सहायता तत्काल उपलब्ध कराने हेतु ये योजना लाया गया और इस योजना के तहत महिला को चिकित्सीय सलाह, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा आदि एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाता है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत एवं संचालित हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर ये छत्तीसगढ़ के सभी जिले में संचालित है और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। अगला टॉपिक है महिला हेल्पलाइन। इसका जो नंबर है 181। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा जैसे घरेलू हिंसा वगैरह है, इसके त्वरित निदान के लिए 181 महिला हेल्पलाइन नंबर लाया गया। 2016 से ये प्रारंभ किया जा चुका है। तो ये 2 फैक्ट है इंपॉर्टेंट है 2016 से, और इसका नंबर टोल फ्री नंबर 181।
अगला योजना है नवा बिहान योजना। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा, आश्रय एवं पुनर्वास तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लाया गया। इस योजना का नाम है नवा बिहान योजना। ठीक है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। भारत सरकार की योजना है ये। बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना इस योजना का लक्ष्य है। भ्रूण हत्या वगैरह में रोकथाम लगे, इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना का लक्ष्य है। अ, 22 जनवरी 2015 से ये लागू है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले का चयन किया गया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर औसत जो लिंगानुपात है 943 से निम्न स्तर आने वाले ऐसे 100 पूरे देश में 100 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का चयन किया गया। भारत शासन द्वारा इसका जैसे 100 टोटल जिला का चयन किया गया था, इसको बढ़ाकर 161 जिला किया गया बढ़ाकर। तो इसमें जैसे रायगढ़ को सेलेक्ट किया गया था, तो रायगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ में बीजापुर को भी शामिल किया गया। तो 100 ऐसे ज़िले पूरे भारत में जहाँ पे जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है लड़कियों का, वो कम था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ऐसे 100 जिलों का चयन किया गया। उसमें से छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जो है वो शामिल था। फिर 100 से बढ़कर जब 161 किया गया तो रायगढ़ के अलावा बीजापुर भी शामिल हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। बस ये 1-2 फैक्ट याद रखना। अगला है महिला शक्ति केंद्र। भारत शासन द्वारा महिला शक्ति केंद्र योजना राज्य के 11 जिलों में संचालित है। ये टोटल 11 जिलों का नाम भी लिखा हुआ है, कौन कौन सा, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये योजना 11 जिले में संचालित है। 2017-18 से ये लागू है। इसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं में शासन से अपने अधिकार प्राप्त करने के प्रति जागरूकता फैलाया जा रहा है। इसका नाम है महिला शक्ति केंद्र। फिर अगला है स्वाधार गृह योजना। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्तता ऐसे महिलाओं को निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए प्रदेश में 3 स्वाधार गृह का संचालन किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर? बिलासपुर, सरगुजा एवं कांकेर में। संस्था में इन महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विविध सहायता का व्यवस्था किया गया है। इस योजना में केंद्र एवं जो राज्य का अंश है, केंद्र राज्य अंश, वो है 60:40। मतलब केंद्र 60 पैसा खर्च करता है इस योजना के तहत और राज्य 40%। फिर अगला है उज्ज्वला गृह योजना। बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण की पीड़ितों से बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए इस योजना को लाया गया। तो इसको आपको याद रखना है। जैसे महिलाओं और बच्चों का ट्रैफिकिंग किया जाता था, फिर किसी का यौन शोषण से जो पीड़ित थे उनको मुख्य धारा में जोड़ना, पुनः समाज में जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। अगला योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है, अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार को इस योजना का फ़ायदा मिलता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं पर ही ये पात्र है। ठीक है, 2 कन्याओं के लिए ये लाभ मिलता है, लेकिन एक शर्त ये भी है कि 18 वर्ष पर ही जो कन्या है उनका शादी होना चाहिए। योजना अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु 25,000 रुपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। तो बस इसमें 1-2 फैक्ट याद रख लेना। एक तो BPL कार्डधारी को ये मिलता है, अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जो कार्डधारी परिवार होते हैं उसको मिलता है, और अधिकतम 2 कन्याओं को मिलता है। 1 कन्या हेतु जो अधिकतम राशि है वो है 25,000 रुपये, जिसमें से 19,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 1,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में, और डिटेल लिखा होगी 15,000 व्यय की जाती है, और कैसे कैसे मिलता है अलग अलग बताया गया है ना। बट ये अलग अलग मत याद रख लेना, एक साथ याद रख लेना कि 25,000 सहायता राशि इसमें मिलता है 1 कन्या के विवाह के लिए। फिर अगला योजना है सक्षम योजना।
छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा 2009-10 में सक्षम योजना आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहिता महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा हैं, ऐसी महिलाओं को व्यवसाय आरंभ करने के लिए आसान शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो जो असहाय महिलाएं हैं उनको सक्षम योजना के तहत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 1 लाख का ऋण मिलता है। इस योजना का नाम है सक्षम योजना। सक्षम योजना के जैसे एक स्वावलंबन योजना भी है, सेम वैसे कि जो तलाकशुदा हैं, जिनके पति उनको छोड़ दिए हैं या पति की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे 35 से 45 आयु वर्ग के महिलाओं को भी इस योजना के तहत स्वावलंबन योजना के तहत व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर स्वावलंबी बनाने हेतु उनको निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, सक्षम में क्या है, पैसा दिया जाता है, 1 लाख तक ऋण दिया जाता है, और स्वावलंबन योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला है चाइल्ड लाइन द्वारा आकस्मिक सेवा, इसका 1098 ये नंबर याद रखिएगा। चाइल्ड लाइन सुरक्षा एवं देख रेख के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे आकस्मिक फ़ोन सेवा। ये क्या है, बच्चों के लिए आकस्मिक फ़ोन सेवा सुविधा है। वर्तमान में कुल 25 ज़िलों में ये संचालित है। तो यहाँ पे बस ये नंबर याद रखना, चाइल्ड लाइन जो फ़ोन सेवा इसका नंबर है 1098। फिर अगला टॉपिक है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। तो बस 1-2 डेटा यहाँ पे ऐसा है कि थोड़े बहुत पढ़ने लायक है, बाकी एकदम अननेसेसरी चीज़ यहाँ पे हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। तो इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट ही, लेकिन ये सब इकोनॉमिक सर्वे में या एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। इसको फटाफट मैं पढ़ देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में 19,968 ग्रामों में 74,929 बसाहटों में 2,80,096 हैंडपम्प स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब ये मुख्य बिंदु में स्टार्टिंग में मैंने ये पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ा दिया था। ठीक है, राज्य में बीपीएल परिवारों को शुद्ध जल प्रदाय हेतु मुफ्त नल कनेक्शन हेतु महत्वाकांक्षी योजना मिनी माता अमृत धारा नल योजना लागू की गई है। अब इस योजना का नाम याद रख लेना और योजना से संबंधित क्या काम हो रहा है ये याद रख लेना। तो मिनी माता अमृत धारा नल योजना क्यों है, राज्य में बीपीएल जो गरीब परिवार के लोग होते हैं उनको शुद्ध जल प्रदाय करने हेतु नल कनेक्शन दिलवाने हेतु इस योजना को लाया गया। इस योजना का नाम है मिनी माता अमृत धारा योजना। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। जो अगला जो टॉपिक है, जो आखिरी क्लास होगा, वो है सामाजिक सेवाएं। 1-2 दिन में इसका भी हम नोट्स तैयार कर लेंगे, उसके बाद क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब में हम डाल देंगे। और ये कंप्लीट सीरीज़ का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो और पीडीएफ का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा सिर्फ 199 रुपये में। और अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है उसको आप लाइक करिए, टेलीग्राम में आप हमें ज्वाइन करिए, हमारा एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हर जगह आप यहाँ पे हमको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सब जगह यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।